हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, मिर्दा महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में वो है 1830 की क्रांति। आपको पता है कि महत्वपूर्ण क्रांति दुनिया में कौन कौन सी है। एक तो अमेरिकी क्रांति है जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को वहां से उखाड़ फेंका। फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति है और फिर तीसरी क्रांति आती है 1830 की क्रांति। तो अति महत्वपूर्ण क्रांतियों में से है 1830 की क्रांति। 1830 के पश्चात 1848 में भी एक और क्रांति हुई थी। तो ये जो क्रांति कहाँ पे हुई? 1830 की क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर, और फ्रांस में क्रांति होने के पश्चात जो उसका प्रभाव है पूरे के पूरे यूरोप में पड़ा। यूरोप के अन्य स्थान, अन्य देश में भी एक क्रांति का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए 1830 की क्रांति का एक विशेष महत्व है। इससे पहले फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1790 में हो चुकी थी। तो इसी क्रम में अपन आगे चलते हुए बात करते हैं कि इट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू वियना ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? वियना की जो संधि 1815 के अंदर हुई थी, जिसमें मेटरनिक ने एक व्यवस्था कायम की थी। वो व्यवस्था क्या थी? जितने भी निरंकुश शासक हैं यूरोप में, उन सभी की गद्दी को उसने परमानेंट किया, उनको पूरा सहयोग किया। व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित की कि लोग अपने अधिकारों को डिमांड नहीं कर सके, और राजा है जो बुरबॉन वंश है, बुरबॉन वंश के राजा हैं, वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए। तो वियना ऑर्डर की स्थापना हुई थी 1815 में। पूरी संधि है ये जिसने पूरे के पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो उस संधि को चुनौती प्रदान की 1830 के संविधान ने। इट वाज अ मेजर चैलेंज टू वियना ऑर्डर। फिर इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं कि ये क्रांति क्यों हुई, व्हाई दिस रेवोल्यूशन हैपेंड। अब इसके कारण के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि क्रांति कहाँ शुरू हुई? फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश था यूरोप का। अगर फ्रांस में कोई भी घटना होती थी तो उसके फलस्वरूप जो प्रभाव है पूरे को पूरे यूरोप में पड़ा करता था। तो फ्रांस का एक राजा था चार्ल्स 10 उस समय में, जब 1830 की क्रांति हुई। तो चार्ल्स 10 के समय में 1830 की क्रांति हुई। इसने क्या किया? चार्ल्स दसम ही ट्राइड टू रिवाइव द ओल्ड ग्लोरी ऑफ बुरबॉन। यानी जो बुरबॉन वंश के जो राजा थे उनकी पुरानी प्रतिष्ठा को दोबारा कायम करने की कोशिश की। दोबारा बुरबॉन वंश के शासन को और अधिक कड़ा करने की कोशिश की, जनता के अधिकारों को सीमित किया, प्रेस से आजादी छीन ली। तो 1830 का जो क्रांति है वो क्यों हुई? क्योंकि जुलाई 1830 में चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेश पारित किए। इन 4 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है अध्यादेश, यानी आदेश पारित किए चार्ल्स दसम ने। और इन आदेशों के माध्यम से उसने जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया, राजा के अधिकार बढ़ा लिए। जो चयनित होके जो चुनाव जीतने के पश्चात जो जनता के प्रतिनिधि संसद में जाया करते थे, उनकी शक्तियां बिल्कुल सीमित कर दी। अब इसने क्या किया? 4 अध्यादेशों के माध्यम से डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लोअर हाउस, जो संसद का निचला सदन था उसको खत्म कर दिया। संसद के निचले सदन में लोग चुने जाते थे, चुनने के पश्चात जनता के प्रतिनिधि वहां पहुंचा करते थे। इट वाज अ पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस, यानी चुनाव के आधार पे जो निचला सदन है उसका गठन होता रहा। लेकिन इस राजा ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको खत्म कर दिया। फिर दूसरा, वोटर्स रिड्यूस्ड, यानी वोट डालने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसको बहुत अधिक कड़ा कर दिया। जैसे वोट डालने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हो सकती है, प्रॉपर्टी के क्वालिफिकेशंस को उसने बढ़ा दिया, ताकि जो वोटर्स है उनकी संख्या सीमित हो जाए। अगर ज्यादा पैसे वालों को ही अपन वोट डालने का अधिकार देंगे तो नंबर ऑफ वोट्स भी तो कम हो जाएंगे। तो वोटर्स रिड्यूस कर दिए इसने, यानी वोट देने वाले लोगों की संख्या इसने काफी कम कर दी, क्वालिफिकेशन बढ़ाकर। फिर इसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम चेंज, जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें इस प्रकार से फेर बदल किया इस राजा ने कि जो राजा की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाए और जो राजा का पार्लियामेंट के ऊपर, संसद के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो उसने ये नकारात्मक कार्य किए जिससे जनता में आक्रोश अत्यधिक फैल गया। फिर चौथा उसने क्या किया? जो प्रेस है, प्रेस से आजादी छीन ली। जो प्रेस को सुविधा मिल रखी थी, जो प्रेस को अधिकार मिल रखे थे, उसको वापस ले लिया चार्ल्स दसम ने। इसके अलावा, इन अध्यादेशों के अलावा उसने कौन कौन से कार्य किए? ही इंक्रीज्ड द पावर ऑफ चर्च, उसने चर्च की शक्तियों में इजाफा किया। कैसे इजाफा किया? उसने शिक्षा देने का अधिकार चर्च को दे दिया। तो चर्च की शक्ति में काफी अधिक इजाफा हुआ, इससे जनता का शोषण होना शुरू हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा इसने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर मिडिल क्लास रिड्यूस्ड,
क्या था, राजा के पास अक्सर ये होता था, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ट्रेजरी खजाने में पैसे कहाँ से आते थे? जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो व्यापार में लगे हुए थे, जो बिजनेस में लगे हुए थे, जो दूर दराज के देशों से व्यापार करके मुनाफा कमाया करते थे, तो मध्यम वर्ग लोन दिया करता था सरकार को, और वो लोन कहाँ जाता था? सरकार की ट्रेजरी में जाता था। बदले में सरकार जो लोन है उसको चुकाती भी थी और साथ में इंटरेस्ट भी दिया करती थी मध्यम वर्ग के लोगों को, जो व्यापारियों का समूह हुआ करता था उसको। लेकिन इसने क्या किया, वो जो इंटरेस्ट है उसको बहुत कम कर दिया है, यानी जितना भी लोन मिडिल क्लास देगी बदले में उनको इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा, तो इससे मध्यम वर्ग को नुकसान होने लग गया। वो मध्यम वर्ग भी राजा से खफा हो गए। फिर ऑर्लियंस एक जगह है फ्रांस में, ऑर्लियंस। ऑर्लियंस में ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस था, यानी ऑर्लियंस का राजकुमार लुइस फिलिप। तो लुइस फिलिप के यहाँ पे विद्रोह हुआ ऑर्लियंस के अंदर, वहां पे फ्रांस के अंदर एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपन किसे कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। यानी राजा रहेगा, मोनार्की यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? राजतंत्र तो कायम है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, यानी एक संविधान लाद दिया गया राजा के ऊपर, यानी राजा के अधिकारों को सीमित कर देगा। अब देखो विद्रोह शुरू हो गया, यहाँ तक तो कारण के बारे में अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया जनता का। पहले फ्रांस में हुआ विद्रोह, फिर यूरोप के अन्य देशों में विद्रोह फैल गया। तो ऑर्लियंस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुरबॉन वंश के जो राजा थे, जिसके शक्तियों को किसके थ्रू कायम किया गया था? 1815 की वियना संधि के माध्यम से। तो जो बुरबॉन वंश के राजा हैं उनकी शक्तियां धीरे धीरे पूरे यूरोप में सीमित होने लग गई, उनके खिलाफ लोग विद्रोह करने लगे। बुरबॉन एक वंश है, बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है यूरोप का। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने यूरोप के कई सारे देशों पर राज किया, फ्रांस में भी थे, बेल्जियम में भी थे, कई और देशों में बुरबॉन वंश के राजा थे। तो उनका एक संगठन बना हुआ था। तो बुरबॉन वंश के जो राजा हैं उनकी शक्तियां काफी सीमित हो गई। तो वियना ऑर्डर को बहुत बड़ा झटका लगा 1830 की क्रांति के माध्यम से, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी वियना ऑर्डर के अंतर्गत, यानी वियना ऑर्डर की व्यवस्था को काफी गहरा झटका लगा। और फिर इस विद्रोह के पश्चात अपन क्या देखते हैं? नई व्यवस्था में मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की शक्तियों में इजाफा हुआ, उनके अधिकारों में इजाफा हुआ। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म अपन कहते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन में सेकुलर एलिमेंट बढ़े, यानी एजुकेशन वाज सेपरेटेड फ्रॉम चर्च। अब जो नई व्यवस्था कायम हुई उसके माध्यम से शिक्षा देने का अधिकार चर्च से वापस छीन लिया, क्योंकि जब चर्च के पास शिक्षा देने का अधिकार था तो धार्मिकरण बहुत अधिक हो जाता रहा, किताबों का, सिलेबस का, जो बच्चों को पढ़ाया जाता रहा। तो एजुकेशन को सेकुलर कर दिया गया फ्रांस में, यानी चर्च और धर्म से शिक्षा को अलग कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का सुधार है, यानी चर्च की शक्तियां कम होने लग गई, विद्रोह के फलस्वरूप राजा की शक्तियां कम होने लग गई। अब इसके बारे अपन बात करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में सवाल आता है वो ये आता है कि किस प्रकार से 1830 की क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। उसी प्रकार से 1848 की क्रांति है, इसने भी पूरे को पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो दो महत्वपूर्ण यूरोप में क्रांतियां हुई। तो अपन देखते हैं कि जो इसका विद्रोह है, जो फ्रांस में शुरू हुआ राजा के खिलाफ विद्रोह, धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैला और यूरोप के अन्य देशों में भी, अन्य देशों को भी अपने लपेटे में ले लिया। ऐसे कहा जाता है कि जब भी फ्रांस को जुकाम होता है, पूरे के पूरे यूरोप को छींक आती है। इसका मतलब क्या है कि whenever France gets cold, entire Europe sneezes। यानी अगर फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे को पूरे यूरोप को छींक आती है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश था, फ्रांस की कोई भी घटना होती है महत्वपूर्ण तो पूरे को पूरे यूरोप को प्रभावित करती है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को प्रभावित किया वरन पूरे के पूरे यूरोप को प्रभावित किया, उसी प्रकार से 1830 की क्रांति ने पूरे के पूरे यूरोप को प्रभावित किया। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं किस प्रकार से यूरोप के अंदर 1830 की क्रांति का प्रभाव फैला। फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फिर उसका प्रभाव भी यूरोप में पड़ा है। नेपोलियन का जब शासन स्थापित हुआ था, नेपोलियन प्रथम का शासन, सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा था नेपोलियन प्रथम। तो जब नेपोलियन का शासन हुआ फ्रांस में, उसका प्रभाव भी अपन ने पढ़ा है कि पूरे के पूरे यूरोप में फैला। उसी प्रकार से 1800 अपनी तीन घटनाओं के बारे में बात की तो 1830 की फ्रांस की क्रांति ने भी पूरे के पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो इससे क्या अपन समझते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यूरोप लुक्ड फॉर गाइडेंस टू फ्रांस,
यानी गाइडेंस के लिए यूरोप ने हमेशा फ्रांस की तरफ देखा। फ्रांस से बहुत कुछ सीखा है यूरोप ने। पूरा यूरोप ऋणी है फ्रांस का, क्योंकि जितने भी सुधार हुए हैं वो सारे के सारे सुधार यूरोप में कहाँ से हुए हैं? फ्रांस के फलस्वरूप। क्योंकि फ्रांस में सबसे पहले विद्रोह हुआ राजा के खिलाफ, अन्य देशों में भी फिर राजा के खिलाफ वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया और अधिकारों की डिमांड करने लग गए। वियना ऑर्डर बिलाइड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल, क्योंकि जो वियना ऑर्डर स्थापित किया गया था, यानी वियना की व्यवस्था 1815 में जो स्थापित की गई थी, उसके माध्यम से लोगों को उदारवादी संविधान नहीं दिया गया। लोग चाहते थे कि उदारवादी संविधान हो। उदारवादी संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान जिसमें जनता के अधिकार अधिक हो, राजा के अधिकार सीमित हो, और जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, संसद का नियंत्रण राजा के ऊपर हो। लेकिन राजा की हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि जो संसद है वो कमजोर हो और सारी की सारी शक्तियां केंद्रीकरण हो राजा के पास शक्तियों का। फिर अपन आगे बात करते हैं बेल्जियम। अब अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं किस प्रकार से दूसरे देशों में 1830 की क्रांति का प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई बेल्जियम में, और बेल्जियम सेकेडेड फ्रॉम हॉलैंड। हॉलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। किसके आधार पे हुआ? राष्ट्रवाद के आधार पे एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ बेल्जियम का। बेल्जियम हॉलैंड से अलग हो गया और एक भिन्न राष्ट्र के रूप में बेल्जियम का जन्म हुआ। और इसको अप्रूवल कहाँ से मिला? यानी बेल्जियम का जो अलग राष्ट्र का निर्माण किया गया हॉलैंड से अलग करके, इसको अप्रूवल मिला लंदन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और बेल्जियम में क्यों विद्रोह हुआ राजा के खिलाफ? वहां के क्योंकि 1830 की क्रांति का प्रभाव वहां पे पड़ा और वहां के लोगों ने भी बेल्जियम को आजाद करा लिया हॉलैंड से। फिर अपन आगे बात करते हैं और एग्जांपल दे के स्पेन, पोर्चुगीज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोर्चुगीज, पोर्चुगीज, और हिंदी में कहते हैं पुर्तगाल। बहुत डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी में। पोर्चुगीज, स्पेन, पोर्चुगीज, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इन सभी राष्ट्रों में उदारवादी संविधान की स्थापना की गई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। इटली में क्या प्रभाव पड़ा 1830 की क्रांति का? तो इटली में जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, परमा, यानी जो उत्तरी राज्य थे इटली में, परमा, मोडेना, टस्कनी, यहाँ पे लोगों ने विद्रोह कर दिया वहां के राजा के खिलाफ। तो इटली में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। और नेपल्स और सिसिली में भी विद्रोह हुआ 1830 के फ्रांस के विद्रोह के फलस्वरूप। नेपल्स और सिसिली के लोगों ने भी विरोध का झंडा उठा लिया, लेकिन वहां पे मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो मेटरनिक ने नेपल्स और सिसिली के विद्रोह को दबा दिया, उसने अपनी सेना भेज दी यहाँ पे। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे के पूरे यूरोप में था। 1815 के वियना की संधि का मुख्य आर्किटेक्ट मेटरनिक ही था। तो इसकी कोशिश हमेशा से रही है मेटरनिक की, जो यूरोप में बोर्बोन वंश के राजा हैं, जो अन्य वंश के राजा हैं, उनकी शक्ति में हमेशा इजाफा होता रहे, जनता विद्रोह नहीं करे राजा के खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि समय का पहिया बदलता है और लोगों ने राजवंश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। सबसे पहला प्रमाण था फ्रांस की क्रांति। फिर उसके पश्चात अपन देखते हैं नेपोलियन के समय में क्या हुआ, फिर 1830 की क्रांति हुई। फिर अपन आगे बात करते हैं पोलैंड। पोलैंड में भी विद्रोह हो गया 1830 के फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया। इट वाज सप्रेस्ड बाय जार ऑफ रशिया। जो रशिया का जो शासक था उसे जार कहा जाता रहा। जैसे भारत में सम्राट कहते हैं, उसी प्रकार से रशिया के राजा को जार कहते थे। जार, CZAR, इसमें सी साइलेंट है, CZAR। तो जार ने अपनी सेना भेज के, क्योंकि पोलैंड पे अधिकार किसका था? रशिया का था। तो पोलैंड में विद्रोह को दबा दिया रशिया ने अपनी सेना भेज के। फिर जर्मनी के बारे में बात करते हैं। जर्मनी में भी प्रभाव पड़ा। जर्मनी में भी विद्रोह हुआ 1830 के फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप, लेकिन इट वाज सप्रेस्ड। जर्मनी में भी इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन हैनओवर और हेसे, दो जगह है, हैनओवर और हेसे। तो हैनओवर और हेसे में उदारवादी संविधान की स्थापना की गई। उदारवादी संविधान का मतलब क्या है? राजा रहेगा, लेकिन राजा ने अपनी शक्ति स्वयं से ही सीमित कर दी, जनता को अधिक अधिकार दे दिया। फिर अपन ब्रिटेन में बात करते हैं। ब्रिटेन में 1830 की क्रांति का सीधे तौर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। देयर वाज नो रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटेन को समझ आ गया कि अगर राजा के शासन को या महारानी के शासन को कायम रखना है तो हमें जनता की मांग को मानना पड़ेगा, जनता को धीरे धीरे अधिकार देने पड़ेंगे। तो ब्रिटेन ने स्वयं से सुधार किया। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, यानी
सुधार अधिनियम 1832 को पारित किया गया, जिसके माध्यम से मजदूरों को और आम जनता को कई सारे अधिकार राजा के द्वारा दिए गए। तो लोगों को अपना जीवन यापन करने में अतिरिक्त सहूलियत हुई रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 के माध्यम से। आप देखो 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई है और 1832 में इन्होंने एक एक्ट लाके अपने यहाँ पे सुधार किया। तो दोनों में एक कनेक्शन है। 1830 का विद्रोह हुआ फ्रांस में, तो उसका दबाव ब्रिटेन पे भी पड़ा कि हमारे यहाँ पे विद्रोह नहीं हो जाए। तो ब्रिटेन के शासकों ने स्वयं से रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 पारित कर लिया और इस एक्ट के माध्यम से डेमोक्रेटिक बेसिस वाज वाइडन्ड, यानी लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन में। इसके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं 1832 में चार्टर आंदोलन के अंतर्गत। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 1830 का रेवोल्यूशन क्या था? इट वाज एन असॉल्ट ऑन मेटरनिक एंड वियना ऑर्डर। एक प्रकार की गहरी चोट पहुंचाई। वियना ऑर्डर खत्म नहीं हुआ, अभी भी राजा का शासन था, लेकिन राजा का शासन कमजोर हो चुका था 1830 के क्रांति के माध्यम से पूरे यूरोप में। तो इट वाज एन असॉल्ट ऑन मेटरनिक, यानी मेटरनिक और वियना की जो व्यवस्था थी उस पे एक गहरी चोट की गई 1830 की क्रांति के माध्यम से। इट वाज रिवर्सल ऑफ वियना ऑर्डर, यानी वियना ऑर्डर को, वियना व्यवस्था को पलटने की कोशिश की गई 1830 के माध्यम से, लेकिन अंततः अपन देखते हैं बहुत जगह पे विद्रोह को दबा दिया गया। फिर अपन आगे बात करते हैं। टास्क ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कंप्लीटेड। इस तरह के सवाल आते हैं आईएएस मेंस में। Task of French Revolution was completed. Equality, secularism, constitutional liberty were secured forever. अब इसका मतलब क्या है? जो फ्रांस की क्रांति का अधूरा कार्य था उसको पूरा किया 1830 की क्रांति ने। टास्क ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कंप्लीटेड। जो अधूरा कार्य रह गया था फ्रांस की क्रांति का, अब कैसे अधूरे कार्य को उसने पूरा किया है? क्योंकि आप देखते हो कि यूरोप के कई सारे देशों में विद्रोह हुआ, वहां के राजाओं को अधिकार जनता को देने पड़े, कई जगह पे राजा के शासन को उखाड़ फेंका और बहुत जगह पे ब्रिटेन में जैसे खुद से ही इसने सुधार कर लिया। यानी कुल मिला के लोकतंत्र का आधार यूरोप में मजबूत हुआ, लोगों को अधिक अधिकार मिले। तो जो फ्रांस की क्रांति है वो भी क्या चाह रही थी? फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत भी जनता को अधिकार ही दिए गए थे। राजा की शक्तियों को सीमित किया गया, राजा के शासन को खत्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया 1830 की क्रांति ने। समानता, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, संवैधानिक राजतंत्र। सेकुलरिज्म को अपन देख लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। सेकुलरिज्म मीनिंग इन हिंदी धर्मनिरपेक्षता, यानी समानता, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक राजतंत्र। इन मूल्यों को सुरक्षित रखा गया भविष्य के लिए। दे वर सिक्योर्ड फॉरएवर, यानी इन मूल्यों में इजाफा हुआ यूरोप में। समानता की लहर दौड़ी, धर्मनिरपेक्षता कई देशों ने अपनाई। जैसे अपन को पता है ना, जो एजुकेशन है चर्च से छीन के फ्रांस में वापस सरकार के पास आ गई एजुकेशन, तो उसको अपन धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी धर्म का इंटरफेरेंस शिक्षा में कम हुआ। कई जगह पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए जो संविधान है वो और अधिक लिबरल बना। तो फ्रांस की क्रांति के अधूरे कार्य को 1830 की क्रांति के अंतर्गत पूरा किया। तो इसी के साथ ही अपन ये डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।